गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, लोहिया कॉलेज चूरू। अपन एक श्रृंखला चल रहे हैं करंट अफेयर्स, और इस श्रृंखला में करंट अफेयर्स यानी ताज़ा तरीन घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम जो भी है, हम उनके संबंध में चर्चा करते हैं। ये जो श्रृंखला है मुख्य रूप से दो परीक्षाओं को ध्यान में केंद्रित करके रची गई है, एक यूपीएससी और एक आरएस। ये दो लेवल है। यूपीएससी के साथ साथ ये करंट अफेयर्स उन विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अपन इस श्रृंखला में करंट अफेयर्स से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज इसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे और इस पर बात करेंगे। आपसे निवेदन, अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं पर भी हो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आज के जो अपने महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें सबसे पहला रहेगा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसको हम शॉर्ट में एनआईए के नाम से जानते हैं। एनआईए का आपने नाम सुना होगा। पिछले कुछ समय से काफ़ी एक्टिव संस्था के रूप में सामने आई है और इसका मुख्य ध्યેय, मुख्य उद्देश्य है आतंक निरोधी, यानी कि आतंकवाद से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाक्रम होते हैं, उन सबको डील करने का कार्य एनआईए यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण करता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने वर्ष 2023 में 94.7% की अभूतपूर्व सजा दर हासिल की है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि एनआईए ने जितने भी अभियुक्तों को पकड़ा है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया विभिन्न अलग अलग मुकदमों में, उसमें उसने जिन लोगों को सज़ा दिलवाई है, यानी कि 100 लोगों को पकड़ा तो 94.7% लोगों को सज़ा प्राप्त हुई। इसका मतलब एनआईए का जो कार्य है वो इतना पुख्ता है कि उसके चंगुल में अगर कोई मामला आ जाता है, उसके चंगुल में कोई अपराधी आ जाता है, उसका बच पाना संभव नहीं है। तो अभूतपूर्व विकास दर है ये 94.7%, ये सज़ा की दर उसने हासिल की है। 625 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और लगभग 56 करोड़ की संपत्ति जब्त की। पिछले वर्ष की बात करें, सन 2023 की, इस 2023 की अवधि में इसने कुल मिलाकर 625 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो अभियुक्त के रूप में, मुजरिम के रूप में थे, और उन सब से लगभग मिलाकर 56 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए क्या है? एनआईए भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। मैं भी आपको ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि भारत में सबसे बड़ी आतंक निरोधी संस्था जो है वो ये एनआईए है। इसका मतलब कि कहीं पर भी भारत में कोई भी आतंकवाद विरोधी घटना घटित होती है तो उसकी केंद्रीय भूमिका में अगर कोई संस्था रहती है तो वो एनआईए रहती है। इसके पास ये मुकदमा रहता है, इनके पास ये काम रहता है और वो ही आखिरकार अंत में इस काम को अंजाम देते हैं, जिसे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों का अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा कि केवल और केवल आतंक निरोधी ही नहीं है, बल्कि ऐसे समस्त कार्य इसके दायरे में आते हैं जिससे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को आंच आती है। कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के कार्य के माध्यम से यदि भारत की सुरक्षा पर, भारत की संप्रभुता पर, भारत की एकता और अखंडता पर कोई संकट आता है तो ऐसे समस्त कार्य एनआईए खुद देखती है और मुख्य रूप से इसका जो कार्य है वो आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में है। इसका गठन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए अधिनियम 2008 के तहत किया गया, यानी कि जो एनआईए संस्था है इसका गठन सन 2008 में किया गया। इसके लिए एक मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर एक अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, और इसी के तहत सन 2008 में एनआईए अस्तित्व में आई। इस अभिकरण को मंत्रालय की लिखित उस घोषणा के अंतर्गत राज्यों से आतंक संबंधी अपराधों के अन्वेषण से निपटने का अधिकार है। यानी कि न केवल भारत में, कहीं पर भी, चाहे वो किसी भी राज्य में घटना घटित हुई हो और उसका संबंध केवल राज्य से ही क्यों न हो, जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उसके लिए समस्त जाँच संबंधी कार्य, अन्वेषण करना और उसको अंतिम अंजाम तक पहुँचाना, ये कार्य इसी एजेंसी का है, यानी कि एनआईए का है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। क्या हासिल किया? अभिकरण ने खालिस्तान समर्थक गुर्गों,
गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच सांठ-गांठ पर नकेल कसी और इस्लामिक स्टेट और अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई की। आपको ध्यान होगा कि जो खालिस्तानी आतंकवादी था, जिसकी निज्जर, जिसकी हत्या कनाडा में हुई थी, उसके पश्चात काफ़ी बड़ा बवाल मचा था भारत में भी, और कनाडा ने भारत के ऊपर भी आरोप लगाए। उसके पश्चात एनआईए ने काफ़ी सक्रियता दिखाई, और सक्रियता दिखाकर जितने भी प्रकार के खालिस्तानी समर्थक जो लोग थे भारत में, ये तर मुख्य रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर में, उनके खिलाफ इसने ताबड़तोड़ कार्यवाही की। खालिस्तान समर्थक जितने भी गुंडे थे, गैंगस्टर थे, और जिनके साथ ड्रग तस्करों का संपर्क था, उन सबको इन्होंने अपने अधीन लिया, अपने अंडर लिया, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी संपत्ति जब्त की है। और साथ ही साथ न केवल खालिस्तान बल्कि इस्लामिक स्टेट जैसे विश्व प्रसिद्ध आतंकी संगठन पर भी इसने कार्रवाई की, और उससे जुड़े जितने भी भारत में मॉड्यूल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया है। 2022 में 490 की तुलना में गिरफ्तारी की संख्या में लगभग 28% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2022 में जहां 490 लोगों को इसने गिरफ्तार किया, वहां पर इसमें देखिए आप 625 अभियुक्तों को इसने गिरफ्तार किया है। इसका मतलब कि इस संगठन ने 22 की तुलना में 23 में ज़्यादा सक्रियता से भूमिका निभाई और अपने कार्य की प्रगति दर 28% की रखी थी। अगला है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, इसको संक्षेप में एक्सपोसेट कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV-C58 एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट मिशन के लॉन्च के साथ नए साल की शुरुआत की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, सन 2024 की शुरुआत 1 जनवरी से इसने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ की, और ये उपलब्धि थी एक्सपोसेट को लॉन्च करना। नए साल की शुरुआत एक्सपोसेट के साथ इसरो ने की है, और इसको हम PSLV-C58 के नाम से भी जानते हैं। इसको समझिएगा क्या है एक्सपोसेट। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का संक्षिप्त नाम है एक्सपोसेट। याद रखिएगा, ये याद कर भी लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षाओं में पूछ जाने की पूरी संभावना है। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का संक्षिप्त नाम है एक्सपोसेट। भारत के इस अभूतपूर्व पोलारीमीटर मिशन का उद्देश्य कठोर वातावरण में खगोलीय स्रोतों की जांच करना है। ये भी महत्वपूर्ण है। इस एक्सपोसेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? चाहे कैसा भी वातावरण हो, कितना भी जटिल, कितना भी कठिन वातावरण हो, उसमें भी ये सैटेलाइट इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि खगोलीय स्रोतों की जांच कर सकता है। उसके आड़े किसी भी प्रकार की परिस्थिति नहीं आती है, और ये हर वातावरण में कार्य करने में सक्षम है। नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर IXPE, जिसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था, दुनिया का एकमात्र अन्य एक्सरे पोलारीमीटर मिशन है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि विश्व में अमेरिका के बाद एक्सरो पोलारीमीटर एक्सप्लोरर लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश है। नासा ने सन 2021 में इस इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर, जिसका नाम उन्होंने दिया था IXPE, इसे 2021 में लॉन्च किया था, और उसके पश्चात 2024 में 1 जनवरी 2024 को भारत ने उसी की तर्ज पर, उसी के अनुसार एक दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसे हम एक्सपोसेट के नाम से जानते हैं। एक्सपोसेट इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु के बीच एक सहयोग है। ये भी देखिएगा कि मुख्य हमारी जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है वो तो इसरो है। इसके अलावा जो लॉन्चिंग का कार्य है वो विभिन्न तरीकों से किया भी जाता है। आपको ध्यान होगा इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम RRI बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। इन दोनों का एक सहयोग है, ये एक्सपोसेट, दोनों के सहयोग के माध्यम से इसको तैयार किया गया और इसको ऊपर स्थापित किया गया, जो खगोलीय घटनाओं की जाँच करता है। ये एक उसका मॉडल है, ये है एक्सपोसेट जो हमने लॉन्च किया 1 जनवरी को। इसी के आधार पर ये इमेजिंग वो कैप्चर करता है और हमें सूचनाएं प्रेषित करता है। जापान में भूकंप के कारण सुनामी। हम जब भी जापान का नाम लेते हैं, एक दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में आता है कि वो देश जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप और सुनामी आती है। और
जापान ने नए साल की शुरुआत इसी एक दुर्दांत घटना के साथ की है। 1 जनवरी 2024 को जापान के इशिकावा प्रांत में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। 1 जनवरी 2024 यानी नव वर्ष के दिन जापान का एक प्रांत है इशिकावा, उस प्रांत में एक भूकंप आया जिसकी रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 7.5 आंकी गई है। मुख्य रूप से 4 और उससे ऊपर की तीव्रता के जितने भी बड़े भूकंप आते हैं वो बड़े भूकंप की श्रेणी में माने जाते हैं। और जापान में जो कि समुद्र के किनारे टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, उसमें अगर 7.5 तीव्रता का भूकंप आता है तो साफ जाहिर है कि वहाँ पर उसके कारण से सुनामी भी पैदा होगी। और ऐसा ही हुआ, जिससे 1 मीटर से अधिक ऊंची सुनामी लहरें उठी, क्योंकि 7.5 तीव्रता का भूकंप था। और इस भूकंप के प्रभाव के कारण से सुनामी जो आई थी उसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर देखी गई। इससे घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, भीषण आग लग गई और अधिकारियों को लोगों से ऊंचे स्थानों पर भागने का आग्रह करना पड़ा। यानी कि कहने का मतलब है कि इस भूकंप के कारण से काफ़ी तबाही जो है वो जापान में हुई है। और हमने तो यही देखा है अब तक कि जापान इन तबाहियों का सामना करता रहता है, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात वापस उसी लगन से उठ खड़ा होता है। तो इस सुनामी की वजह से घरों को जो इशिकावा प्रांत है उसमें बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा है। कई जगह आग के दृश्य भी देखे गए और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उन सब ने सभी लोगों से आग्रह किया कि वो ऊंचे स्थानों पर चले जाए, क्योंकि हो सकता है कि इसके प्रभाव से और भी भयंकर सुनामी की लहरें उठे। सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहर, लेकिन शब्द भी जापान की देन और सबसे ज़्यादा प्रभावित भी जापान। सुनामी जापानी शब्द है और इसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहर, क्योंकि जापान जो है वो प्रशांत महासागर में समुद्र तट पर किनारों पर स्थित टापू के रूप में है, इसलिए बंदरगाहों की लहर यानी कि सुनामी प्राय वहीं पर दृष्टिगोचर होती है। यह आमतौर पर समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। यानी कि जब भी कभी समुद्र के तल में 2 क्रियाएं होती है, या तो भूकंप पैदा होता है या ज्वालामुखी विस्फोट पैदा होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही सूरत में वहाँ पर उस क्षेत्र विशेष में सुनामी आएगी। यानी कि भूकंप अगर समुद्र के नीचे आया है तब भी सुनामी आएगी, और अगर समुद्र के भीतर कहीं पर भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तब भी सुनामी आएगी। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता तो समुद्र का एक बड़ा हिस्सा अचानक ऊपर या नीचे की ओर बढ़ सकता है। पानी की बड़ी मात्रा में अचानक विस्थापना के कारण सुनामी लहरें पैदा होती है। होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राय 2 घटना होती है जिसके माध्यम से सुनामी पैदा होती है। एक तो समुद्र के भीतर भूकंप आया हो या समुद्र के भीतर कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जब भी ऐसी कोई घटना होती है, मान लीजिए भूकंप आया है, तो समुद्र का एक जो बड़ा हिस्सा है अचानक भूकंप के कारण से, भूकंप की लहरों के कारण से ऊपर या नीचे, दोनों ही परिस्थितियाँ हो सकती है। या तो ऊपर उठ सकता है या नीचे उठ सकता है, या तो नीचे की तरफ बढ़ेगा किसी खाली स्थान को भरने के लिए, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटें जो है एक दूसरे के स्थान को छोड़ती है तो वहाँ पर खालीपन पैदा होता है। तो खालीपन को भरने के लिए जो लहरें हैं वो नीचे की तरफ जा सकती है, या कोई प्लेट ऊपर उठी है तो ऊपर उठने से पानी का स्तर ऊपर उठेगा बहुत तेजी से, तो उस ऊपर उठे हुए पानी के साथ सुनामी की ऊंची लहरें भी ऊपर की ओर बढ़ सकती है। और इसका परिणाम ये होगा कि एक पानी की बहुत बड़ी मात्रा विस्थापित होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो विस्थापित होती है। तो इस विस्थापन के कारण से, इस पानी की तेज गति से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के कारण से सुनामी की लहरें पैदा होती है। जब समुद्र में ज्वालामुखी पड़ता है तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा आसपास के पानी को विस्थापित कर देता है और इससे पानी की बड़ी लहर बन सकती है। ये भी देखिएगा, जैसे अभी अपन ने बात की कि भूकंप आता है तो टेक्टोनिक प्लेटों में हरकतें होती है और प्लेटें जो है खिसकती है, ऊपर उठती है, कुछ भी हो सकता है, तो पानी को विस्थापित करता है। ठीक उसी प्रकार से जब समुद्र में ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने से ज्वालामुखी से बहुत बड़ी मात्रा में लावा निकलता है, और लावा निकलता है तो वो जो उस लावे के कारण से आसपास का जो पानी है वो दूर हटता है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरी चीज़ पैदा हो जाती है। एक बड़ी मात्रा में एक
गाढ़ा द्रव्य बाहर निकलता है, तो वो जो उस समय वहाँ पर जितना पानी होता है उसको वहाँ से पानी को हटाता है, क्योंकि उसको भी रहने के लिए जगह चाहिए। जब पानी को हटाता है तो पानी बहुत तेज़ी से गमन करता है, जाता है, और पानी बहुत तेज़ी से विस्थापित होता है, और जब पानी बहुत तेज़ी से विस्थापित होता है तब वहाँ पर बड़ी लहरें पैदा हो जाती है, और बड़ी लहरें ही सुनामी कहलाती है। जापान में भूकंप और सुनामी का सर्वाधिक खतरा क्यों? जापान प्रशांत अगली वलय के किनारे स्थित है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंप टेक्टोनिक बेल्ट है। देखो, मैं आपको बतलाऊं कि हमारी जो धरती है वो विभिन्न, धरती की जो आंतरिक सतह हैं वो विभिन्न टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर निर्भर है। इनको हम टेक्टोनिक बेल्ट भी कहते हैं, और अलग अलग प्रकार के बेल्ट हैं। सबसे ज़्यादा सुनामी प्रभावित इलाका प्रशांत महासागर है, और जापान जो है वो इसी प्रशांत महासागर की अग्निवलय जो प्लेट है उसके किनारे पर स्थित है। और ये जो अग्निवलय है ये दुनिया का, इस धरती का सबसे सक्रिय भूकंप टेक्टोनिक बेल्ट है, सबसे सक्रिय, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर भूकंप जैसी आपदाएं, घटनाएं देखी जाती है तो वो इसी इलाके में देखी जाती है, और इसलिए जापान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहता है। अग्नि वलय के भीतर प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सहित विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटें हैं। देखिए, ये जो अग्निवलय है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जापान के किनारे स्थित है, ये अग्निवलय जो है उसके अधीन 3 प्लेटें आती हैं। एक प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागर, और ये जापान की यूरेशियन प्लेट जहाँ पर यूरोप और एशिया का संधि होता है यानी मिलन होता है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि जहाँ पर हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया का मिलन होता है। वो ये जो प्लेटें हैं ये प्लेटें ही इस अग्निवलय में स्थित, या 3 बड़ी प्लेटें हैं जहां इन इलाकों में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, जो जाल बनाकर एक दूसरे से टकराते रहते हैं और भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का कारण बनते हैं। ये जो तीनों प्लेटें हैं अग्निवलय में, प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आपस में टकराती रहती है, और आपस में टकराने के कारण से इस इलाके में सबसे ज़्यादा भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी देखी जाती है। तो सबसे बड़े कारण जो है जापान में सुनामी का, वो इस इलाके में इस प्रकार की प्लेटों का स्थिति होना है। जीएसटी राजस्व में भारी गिरावट। भारत का माल और सेवा कर राजस्व दिसंबर 2023 में 1,64,800 करोड़ रुपए को पार कर गया। जीएसटी की बात कर रहे हैं हम। जीएसटी दिसंबर 2023 में जो समय खत्म हुआ, त्रैमासिक, यानी कि हम इसको क्वार्टरली कह सकते हैं, त्रैमासिक कह सकते हैं, जो त्रैमासिक अवधि खत्म हुई अक्टूबर से दिसंबर, उस त्रैमासिक अवधि में हमारा राजस्व कर जो संग्रह था वो 1,64,800 करोड़ को पार कर गया। साल दर साल वृद्धि, पिछले महीने में 15.1% की वृद्धि से घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर 10.3% को आ गए। अगर हम उससे पिछले समय की 3 माह की अवधि देखें, ये पिछले 1 महीने की भी अवधि देखें, तब भी धीरे धीरे गिरावट आई। अक्टूबर में गिरावट आई, नवंबर में गिरावट आई, 10 दिसंबर में गिरावट आई, और तीनों का आकलन किया जाए तो ये गिरावट जो थी वो 10.3% पर थी। कहाँ तो 15.1% की वृद्धि थी और कहाँ 10.3% की गिरावट आई। जीएसटी राजस्व में गिरावट के कारण नवंबर 2023 में किए गए लेन देन के लिए दिसंबर जीएसटी किसी एक महीने पहले एकत्र किए गए लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए से 18% कम है। यानी कि हम अगर इसकी बात करें, एक महीने की बात करें, दिसंबर 2023 में जो राजस्व की कमाई हुई या संग्रहण हुआ वो हुआ 1,64,800 करोड़। अगर उससे पहले की बात करें तो ये हुआ 1,68,000 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का अंतर है राजस्व की गिरावट में, और ये आंकड़ों में 18% है। यानी कि एक महीने में 18% की कमी आई और 3 महीने में 10.3% की कमी आई। केवल एक महीने में राजस्व में 18% कम राजस्व संग्रह हुआ, और 3 महीने की बात की जाए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 10.3% की कमी इसमें दृष्टिगोचर
हुए, जो जुलाई 17 में शुरू किए गए कर से तीसरी सबसे बड़ी मासिक प्राप्तियां हैं। यानी कि वैसे देखा जाए तो जुलाई 2017 से जो जीएसटी लगा था उसके बाद से लेकर के अब तक ये जो राशि है वो तीसरी सबसे बड़ी राशि है जो हमें प्राप्त हुई। लेकिन अगर उससे पिछले महीने की तुलना की जाए तो ये काफ़ी भारी गिरावट को प्रदर्शित करती है। घरेलू लेन देन से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व 13% अधिक है। यानी कि घरेलू लेन देन की बात करें और जीएसटी लेन देन की बात करें तब भी दोनों में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। घरेलू राजस्व और जीएसटी राजस्व में 13% का अंतर है। यानी कि घरेलू लेन देन से प्राप्त राजस्व और जीएसटी से प्राप्त राजस्व में जीएसटी का राजस्व 13% कम है, जबकि घरेलू लेन देन का राजस्व 13% अधिक है। नवंबर और दिसंबर के बीच जीएसटी संग्रह की सुर्खियों में क्रमिक गिरावट त्योहारी सीजन से संबंधित छुट्टियों के प्रभाव को दर्शाती है। हालांकि ये एक आकलन किया गया कि कमी क्यों आई, तो कमी के बारे में ये कहा गया कि नवंबर और दिसंबर के बीच जो जीएसटी संग्रह में क्रमिक गिरावट आई उसका सबसे बड़ा कारण एक त्योहारी सीजन से संबंधित छुट्टियां थी। यानी कि त्योहारी सीजन, चूँकि उसी दौरान लगभग दीपावली का पर्व मनाया जाता है, 5 दिवसीय पर्व मनाया जाता है और उसमें काफ़ी कुछ भारतीय उपभोक्ता जो है मार्केट में आते हैं, तो संग्रह की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर भी गिरावट दृष्टिगोचर हुई, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद ये गिरावट छुट्टियों के कारण से आई, क्योंकि जीएसटी अगले महीने में जमा किया जाता है। जमा क्यों? क्योंकि नवंबर में जो जीएसटी था वो संग्रह दिसंबर में आया, दिसंबर में जमा होगा, दिसंबर का जो जीएसटी था वो संग्रह जनवरी में जमा होता है, यानी कि अगले महीने जमा होता है। तो इसका मतलब हम ये माने कि दिसंबर में जो गिरावट आई वो नवंबर के कारण से आई। नवंबर में कम राजस्व आया, इसलिए दिसंबर में कम राजस्व जमा हुआ। तो ये नवंबर की छुट्टियों के कारण से ऐसा अनुमान लगाया गया कि नवंबर की छुट्टियों के कारण से ये कमी आई है। जीएसटी संग्रह की वृद्धि गति में नरमी आधार प्रभाव को दर्शाती है। जीएसटी संग्रह की वृद्धि गति में नरमी आधार प्रभाव को दर्शाती है, यानी कि जो गति है, यानी जो स्पीड है, आगे बढ़ने की जो वृद्धि दर है वो उसमें नमी देखी गई। अगर आगे बढ़ने की गति कम रहेगी तो जीएसटी का संग्रह भी कम रहेगा। 2023 में जीएसटी का समग्र प्रभाव, ये तो अपन ने 3 महीने की बात की, 1 महीने की बात की। अगर 2023 देखें, चूँकि हमारा जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है, अगर 2023 की बात करें 1 अप्रैल से दिसंबर 2023 तक की, तब उसमें क्या प्रभाव पड़ा जीएसटी का? अप्रैल दिसंबर 23 की अवधि के दौरान सकल जीएसटी संग्रह में 12% की मजबूत वृद्धि देखी गई। देखो यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 की जो 9 महीने की अवधि है, उस 9 महीने की अवधि में जीएसटी में 12% की वृद्धि देखी गई कुल मिलाकर ओवरऑल, अप्रैल 23 से दिसंबर 23 के बीच में। और ये जो त्रैमासिक था अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023, इसमें 10% की कमी नज़र आई है। तो ओवरऑल तो हमारा जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीने में हमारा जीएसटी संग्रह कम देखा गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में एकत्र किए गए 13.44 लाख करोड़ की तुलना में 14.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब एक बार और पीछे जाइए थोड़ा सा, 2022-23, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमने कुल राजस्व 13.40 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया, कुल राजस्व जीएसटी से। और अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच में हमने राजस्व 14.97 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया। यानी कि 1 वर्ष की तुलना भी देखी जाए तब भी हमारा राजस्व तो बढ़ रहा है, लेकिन किसी वजह से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 की अवधि में हमारे जीएसटी राजस्व में कमी आई है। इस वर्ष पहले 9 महीने की अवधि में 1.66 लाख करोड़ रुपए का औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2023 की अवधि में दर्ज 1.39 लाख करोड़ रुपए की औसत तुलना में 12% की वृद्धि को दर्शाता है। इसको भी समझिए, अगर हम 9 महीने की बात करें तो भी दोनों में अंतर है, दोनों वर्ष की तुलना में अंतर। वर्ष 2023 की अवधि में 1.49 लाख करोड़ रुपए, जबकि इस 9 महीने में केवल 1.46 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1.46 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 9 महीने का, और 1 वर्ष का 1.49 लाख करोड़ रुपए, तब भी हमारी वार्षिक वृद्धि दर 12% नजर आती है। तो ये कुछ त्योहारी सीजन में और नरमी का संकेत था, इसलिए जीएसटी में गिरावट देखी गई। वैसे ओवरऑल हमारा जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
तो ये है आज का वीडियो। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज बात की और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखे, मुझसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो 94 144 020 85, 94 144 020 85 आप बात भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो दूर करें। मिलते हैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।